नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको CG SEF का 2021 में जो एग्जाम हुआ है उसके जितने भी पोर्शन में मैथ्स में जो क्वेश्चन आए थे उन सभी के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरे पास यहाँ पे सेट डी का आपका क्वेश्चन पेपर है और सेट डी के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। तो सेट डी में सबसे पहला क्वेश्चन ये था, पेट्रोल की कीमत 28 से ही 4/27% बढ़ी है। तो यहाँ पे 28 से ही 4/7 हुआ, ये परसेंट में दिया है, तो इसको चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा 200/7% लिख सकते हैं इसको। और इसको इतना क्या हुआ, बढ़ा है, तो इसमें हम लोग फार्मूला लगाते हैं। क्या फार्मूला लगाते हैं, x + y xy/100, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। इसका फार्मूला है आपका x और यहाँ पे y xy/100 इक्वल में यहाँ पे क्या आता है, परिवर्तन। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस में रहेगा, ये प्लस और माइनस में रहेगा, ये प्लस और माइनस में, ये आपका जो ऊपर और नीचे होता है उसको रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रखें तो बढ़ोतरी कितनी हुई है, 200 बटे कितना हो जाएगा 7। ये आपका वृद्धि हुआ इसलिए प्लस होगा, चूंकि हमें यहाँ पे कमी करना है इसलिए -y करेंगे। और यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा कितना होगा, माइनस होगा, तो माइनस, और यहाँ पे xy, तो ये क्या है 200/7 और यहाँ पे गुणा में आ जाएगा y/100 इक्वल परिवर्तन कितना चाहिए हमें, 17% वृद्धि बोल रहा है, तो वृद्धि के लिए 17 और यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि वृद्धि हो रही है। और उसके बाद इसको अगर सॉल्व करें तो ये वाला आपका इधर जब पक्षांतर होगा तो ये -y माइनस 200/7y, ठीक है, मतलब 200 गुणा y/7 और गुणा 100, तो ये हो जाएगा 0 और 0 आपस में यहाँ पे कटेंगे, तो ये 2y/7 इक्वल में 17 और ये वाला आपका माइनस होगा 200/7। अब इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा y और y 7 2 9 -9y/7 बराबर की ये वाला हो जाएगा 7 7 49, 7 एकम 7 4 11, तो 119/200/7 और यहाँ पे y का वैल्यू आ गया, ये आएगा 81 माइनस में और माइनस में 9, ये वाला 7 ये वाले 7 से कटेगा, तो y का वैल्यू आपका आ गया 9। तो ये आपका आंसर हुआ, 9% की कमी करनी होगी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये था, वह मूल राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों के लिए अर्जित साधारण ब्याज 5,500 रुपये है और 2 वर्षों के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 2,288 रुपये है। मान लीजिए दोनों स्थिति में ब्याज दर एवं समय समान है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो r है और जो t है वो यहाँ पे चेंज, मतलब r जो है वो सेम दिया गया है, तो r अगर सेम रहे और ऐसा टाइप से दे क्वेश्चन, तब इसमें क्या कर सकते हैं कि 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, तो हम लोग साधारण ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं PRT/100, ये होता है। चूंकि ये ब्याज है, अब साधारण ब्याज में इसमें कितना दिया है 5 वर्षों के लिए, तो t की जगह अगर हम लोग 5 रख दे और p की जगह p और r की जगह r ये रखें, तब इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना 5500 रुपये दिए रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5500 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे 1 वर्ष के लिए निकालूं तो ये 5 को इधर पक्षांतर कर सकते हैं, तो PR1/100 ये क्या हो गया, 1 वर्ष का साधारण ब्याज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 1100 रुपये। ठीक है, ये निकला। अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2,288 रुपये है। अब चक्रवृद्धि ब्याज मतलब हम लोग क्या समझते हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 वर्ष का निकालूं तो PR × 2 हो जाएगा ये अपॉन 100, चूंकि यहाँ पे 2 का गुणा किए तो यहाँ पे भी 2 का गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 2200, ये हुआ। ये 2 वर्ष का SI है और 2 वर्ष का CI क्या बोल रहा है 2288 रुपये। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि पहले वर्ष के लिए 1100, दूसरे वर्ष के लिए 1100, और यहाँ पे दूसरे वर्ष में पहले वर्ष का जो ब्याज था उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा वो है, और वो कितना है 88 रुपये। क्यों, क्योंकि इसमें अंतर कितना है 88 रुपये, तो ये जो 88 रुपये का अंतर आ रहा है वो क्या पहुंचेगा आपका, ये 1100 के ऊपर ये R% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज, ये आया समझ में। तो इसको अगर हम लोग निकालें तो ये क्या हो जाएगा 1100 पे R% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना के इक्वल होगा 88 रुपए के बराबर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 से 0 कटा, 11 एकम 11 अट्ठे, तो R का वैल्यू आया क्या 8%। तो ये आपका आंसर रहेगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन था, ऋषभ और रोहित ने समान राशि का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद समीर 3.5 लाख रुपए का निवेश करके उसमें जुड़ जाता है। तो इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि माना उन्होंने कितने राशि का, यहाँ पे अगर मैं ऋषभ का ले लूँ और यहाँ पे अगर मैं ले लूँ रोहित का, ठीक है, ये ऋषभ का हो गया, ये रोहित का हो गया, और यहाँ पे अगर मैं समीर का ले लूँ, ठीक। अब इन तीनों में आपका जो राशि है वो कितना दिया है, x राशि दिया है। माना कि ये भी x राशि, चूंकि ये दोनों समान निवेश करते हैं, और ये वाला जो इंसान है वो कितना लेता है, 3.5 लाख। तो 3.5 लाख, ठीक है। अब इतना के निवेश के लिए ये क्या बोलता है कि 4 महीने बाद रोहित ने अपना निवेश लिया, ठीक। तो ये 4 महीने बाद 3.5 लाख के साथ निवेश करता है। तो ये कितना निवेश किएगा, जो 12 महीने का जो टर्म होता है उसमें 4 महीने ये वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, 4 महीने बाद जुड़ा। अब इसके बाद जो शेष 8 महीने बचे हैं उसमें देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, समीर के शामिल होने के 4 महीने बाद रोहित ने अपना निवेश वापस लेकर व्यवसाय छोड़ दिया। ये कब शामिल हुआ, 4 महीने बाद हुआ है। 12 में से 4 तो हट चुके हैं, तो कितने 8 महीने बचे हैं, और उसमें से ये इसके शामिल होने के 4 महीने बाद, अर्थात जो शेष 8 महीने थे, मतलब स्टार्टिंग के 8 महीने, उसमें ये जो रोहित है वो काम छोड़ के चल देता है या व्यवसाय छोड़ देता है। तो इसके लिए कितने महीने के लिए निवेश हुआ, ये 8 महीने के लिए निवेश किया। ये वाला कितने महीने के लिए करता है, उसके बाद बोला है कि अंत में सीधा पहुंच जाते हैं। तो ये स्टार्ट के 4 महीने छोड़ दिया, तो ये कितना करेगा, 8 महीने करेगा। और ये वाला जो इंसान है वो कितना महीने किया, पूरे 12 महीने के लिए किया निवेश। तो इसका जो आपका लाभ का बढ़ता है, लाभ कितना बांटेंगे वो इसके अनुपात के अनुसार में बढ़ता है। तो इन तीनों का अगर हम लोग अनुपात ले लें तो इन तीनों का अनुपात क्या होगा, ये होगा। इसमें लाभ का अनुपात अगर निकाले तो 4 तिया 12, 4 दूने 8 और 4 दूने 8, 35 दूने 70, अर्थात 7.0 हो गया। ये 2x हो गया और यहाँ पे 3x हो गया। ये हुआ आपका, ठीक। अब इसके बाद बोला है कि टोटल जो आपका लाभ हुआ वो वर्ष के अंत में 56,550 रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऋषभ को 3x का लाभ हुआ, रोहित को 2x का लाभ हुआ, और ये जो समीर है उसको 7 का लाभ हुआ, 7 यूनिट का। तो इन तीनों का लाभ अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल लाभ के बराबर होगा। तो टोटल लाभ यहाँ पे 3 2 5x हो गया, धन 7 यूनिट हो गया, ठीक। और इसके इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 56,550। तो ये 56,550 ये समीकरण 1 निकलेगा। अब यहीं पे अगर हम लोग दूसरा देखें तो दूसरा लाइन में दिया है कि ऋषभ अपने लाभ के हिस्से में 21,750 रुपए लेता है। अर्थात ये जो ऋषभ है ये 3x के वैल्यू कितना दे दिया है आपको, 21,750। तो ये क्या हो जाएगा 21,750 के बराबर होगा 3x का वैल्यू। अगर मैं 1x का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा 21,750 बटे 3। तो ये क्या हो जाएगा 7,250, इतना रुपए आएगा। ये किसका आया, x का वैल्यू आया। अब यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो ये 7,250 गुणा 5 होगा, और उसको इसमें घटा देंगे तो 7 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकाले तो ये क्या होगा 7,250 में 5 का गुणा करने पर 7 पंचे 35 और 25 पंचे 125। तो ये क्या हो जाएगा 36,250 धन 7 यूनिट बराबर 56,550। तो 7 यूनिट का वैल्यू आया आपका कितना, इसको इसमें घटा दीजिए तो ये क्या आएगा 300 आएगा, और ये हो जाएगा 20। तो 20,300 रुपए आपका 7 यूनिट का वैल्यू आया। ये 7 यूनिट क्या है, समीर का लाभ। तो इसी को पूछा गया है कि समीर जो है उसे कितना लाभ मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 20,300, ऑप्शन बी आपका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था 1900 सैनिकों के लिए 90 दिन पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 700 ग्राम भोजन करता है। तो इसके अनुसार 1900 सैनिक हैं, उनके लिए कितने दिनों का, 90 दिनों का। तो ये 90 हो गया, और ये 700 ग्राम प्रति दिन के हिसाब से लेते हैं, प्रति सैनिक प्रतिदिन लेता है। अब ये 56 दिनों तक 56 दिनों बाद 500 सैनिक छोड़कर चले जाते हैं। तो इतना टोटल था, ये 56 दिनों तक चला। तो इसमें इसके इक्वल में हो जाएगा, क्या होगा कि कुछ सैनिक छोड़ के चले जाते हैं। तो ये क्या होता है कि 1900 सैनिक थे, तो ये 56 दिनों तक अपना खाना खाए,
कितना 700 के हिसाब से। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि इसमें कुछ सैनिक चल देते हैं, कितने 500 सैनिक छोड़कर चल देते हैं, तो कितने बचे 1400 बचे। ये कितने दिनों तक खाएंगे, तो डी दिनों तक खाएंगे और कितने के हिसाब से 850 के हिसाब से। तब ये डी का वैल्यू आपको निकालना है कि कितने दिनों तक वो काम चलेगा, अर्थात कितने दिनों तक भोजन की पूर्ति होते रहेगी, तो वही डी आपको निकालना है। तो क्या करेंगे कि इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देते हैं। ये क्या होगा 1900 और 700 आपका सेम है, तो 90 में 56 घट जाएगा। तो ये क्या होगा 1900 गुणा 90 में 56 घटा तो 4 और 3 34 और गुणा 700 ये आया, और इसके इक्वल में आ जाएगा 1400 गुणा डी गुणा 850। अभी डी का वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग कटा लेते हैं कि 700 एकम 700 दूनी। अब इसके बाद 2 से इसको घटाए तो 17 दूनी 34 और 17 एकम 17, 17 पंचे 85 और ये शून्य से ये वाला शून्य कटा। अब ये आएगा 190/5 बराबर डी। तो डी का वैल्यू आ गया 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 38 दिन आएगा। तो ये आपका आंसर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि एक आदमी अपने दोनों पुत्रों जिनकी आयु 12 वर्ष और 16 वर्ष है के बैंक खातों में 11, 52, 60 रुपए इस प्रकार निवेश करना चाहता है कि उन्हें 21 वर्ष की आयु में 20% वार्षिक ब्याज की दर से समान राशि प्राप्त हो। इसका मतलब ये है कि 11, 52, 60 ये एक राशि है। इसको दो भागों में इस टाइप से बांटेगा कि माना एक x है और दूसरी राशि क्या होगी 11, 52, 60 में x को घटा दीजिए तो ये दूसरी राशि निकल गई। अब ये दोनों राशि को अपने छोटे बेटे और बड़े बेटे, तो मान लेते हैं छोटा बेटा 12, मतलब छोटा बेटा 12 साल वाला यहाँ पे है और ये 16 साल वाला, ये दोनों बेटे हैं, इनमें आपको बांट रहा है। तो 12 वर्ष वाले को x रुपए दिया, 16 वर्ष वाले को इतने रुपए दिया। अब इन दोनों को कितने 20% कितना CI की दर से, CI की दर से 20% की दर से आपको ब्याज में इतना रुपए दिया। तब इसकी जो राशि 12 के बाद जब 21 साल होगा इसको, अर्थात कितना 9 साल बाद, और इसको 21 कब होगा 5 साल बाद। तो 5 साल बाद इसको जितनी भी राशि प्राप्त होगी कितने में CI की दर से 20% में, ठीक। तो इसमें जितनी भी राशि प्राप्त होगी और इसको जितनी भी राशि प्राप्त होगी दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ये आपका क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि ये जो x का वैल्यू है उसे ही हमें पूछा गया है कि x जो है वो कितना है, अर्थात छोटे बेटे को कितना रुपए दे रहा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि हम लोग CI का फॉर्मूला जानते हैं, P × 1 + R/100 होल पावर t होता है। तो अगर x रुपए पर 1 + R बोला है 20% और इसकी दर से कितना 9 साल का लगेगा, क्योंकि छोटे बेटे का x है और इसे कितना 9 साल लग रहा है, तो 9 साल का। अब इसमें जो भी आपका अमाउंट आएगा A1 वो आपके इक्वल में होगा कितना के 11, 52, 60 ऋण x, इतना में ये P हो गया 1 + R 20% और 20% आएगा आपका यहाँ पे, और उसके बट्टे में क्या आ जाएगा 100, इसके पावर में आ जाएगा आपका 5 साल, ठीक। ये 5 साल के लिए लगेगा आपका। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आपका A2 हो जाएगा, ठीक है, और दोनों आपस में इक्वल होंगे। तब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 20 एकम 20 पंचे और 1/5 ये हो जाएगा 6/5। तो x गुणा 6/5 और इसके पावर में क्या आ जाएगा 9 और इक्वल में 11, 52, 60 ऋण x और इसके पावर में 6/5 होल पावर 5 ये आएगा। अब इसको अगर इसके अंदर गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा 11, 52, 60 के गुणा में 6/5 हो जाएगा और इसके पावर में क्या होगा 5 और ऋण x गुणा 6/5 होल पावर 5 ये होगा। अब ये x वाला पद है, इसको इधर पक्षांतर किए, ये माइनस में है वो इधर आके प्लस में होगा, तो ये क्या होगा x 6/5 होल पावर 9 प्लस x 6/5 होल पावर 5 बराबर 11, 52, 60 ऋण गुणा में आएगा 6/5 और होल पावर 5 ये आएगा। अब इसमें x 6/5 होल पावर 5 इसको कॉमन निकाले तो x × 6/5 होल पावर 5 ये हुआ। यहाँ पे कितना बचा 6/5 होल पावर 4 ये बचा
प्लस 1 इतना हुआ, और इसके इक्वल में आ जाएगा 11, 52, 60 गुणा 6/5, इसके पूरे के घात में 5। ये पूरे के घात में 5 और पूरे के घात में 5 ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, x इक्वल 11, 52, 60 और गुणा में आ जाएगा 5 के घात 4 बटे 6 के घात 4 धन 5 के घात 4। अब इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका मान कितना आएगा, x इक्वल 11, 52, 60 गुणा 5 के घात 4, 6 के घात 4 का वैल्यू 1296 गुणा 5 के घात 4 का वैल्यू 625 आ रहा है, तो यहाँ पे 625 आ गया, और x के इक्वल में आ गया 11, 52, 60 गुणा 625 बटे इसका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे धन आएगा, ठीक, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा 1900 कितना होगा 11, ठीक है, 6 5 11 9 2 11 ये 1921 होगा, ठीक, 1921। अब 1921 से अगर भाग देते हैं तो ये 60 बार में जाएगा, ठीक। अब इसमें अगर x का वैल्यू हम लोग देखें तो 60 गुणा 625 37,500 ये आपका आंसर आएगा। ये 37,500 रुपए छोटे बेटे को देगा, तो ये आपका आंसर है। इसके बाद जियोमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज ABC में एक ऐसा बिंदु है जो त्रिभुज की सभी भुजाओं से समान दूरी पर है। तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी अगर त्रिभुज एक दे दे, इस टाइप से एक त्रिभुज है जिसमें नाम A, B और C यहाँ पे हम लोग दे दें, तो यहाँ पे एक बिंदु ऐसा लेंगे जो तीनों भुजाओं से समान दूरी पर रहे। तो इसका अगर माध्यिका खींचे, कोण समद्विभाजक भी बोल सकते हैं एक तरीके से, तो इस टाइप से अगर खींचे तो यहाँ से ये जो दूरी रहेगी वो तीनों दूरी आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसे इक्वल है तो ये वाले बिंदु को बोल रहा है, और ये क्या है I बिंदु है, और इसी से जो कोण बन रहा है, कौन सा कोण बोल रहा है कि कोण ABC अर्थात A, B और C, ये वाला जो कोण बन रहा है उसका वैल्यू आपको दिया गया है कि ये वाला जो कोण बनेगा आपका वो 72 डिग्री का दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग को बोला है कि कोण AIB और BIC, AIB अर्थात ये वाला कोण और BIC ये वाला कोण, इन दोनों का जो योग होगा आपको वो पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग ये वाला कोण को निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि पूरा कितना होता है, एक सर्कल 360 डिग्री का, 360 में ये वाले को अगर हम लोग घटा दें तो क्या होगा, इतना का वैल्यू निकल जाएगा आपका। तब हम लोग कैसे निकालेंगे कि 360 में आपको इसका वैल्यू घटाना है। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में कभी भी आपका ये सेंटर रहता है उसका वैल्यू आपको निकालना है। तो किसी भी त्रिभुज में ये वाले का वैल्यू दिया है और उसकी जो माध्यिका रहेगी उसके इस कोण को अगर आपको निकालना है, तब इसका और इसका संबंध क्या होता है, अगर ये थीटा है तो ये होगा 90 प्लस थीटा बाई 2, ये वाला फॉर्मूला से आपको निकालेंगे। तो कोण AIC इसका वैल्यू अगर मैं निकालूं, AIC इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 90 प्लस B बाई 2, ये होगा, तो ये होगा 90 प्लस ये 72 बाई 2 और 90 प्लस 36, तो 9 3 12 126 ये हुआ। और 126 को आपको किस में घटाना है, चूंकि ये तीनों कितना होता है 360 होता है, तो 360 में अगर मैं 126 को घटा दूं तो 360 ऋण 126 आपका वैल्यू कितना आया 2 3 4, तो ये आपका आंसर आया, ऑप्शन डी आपका सही है। तो 2 3 4 आपका आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि एक वस्तु में अंकित मूल्य 5,675 रुपए है, इसे 20% और 6.25% की लगातार 2 छूटों पर बेचा जाता है। यदि 25% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। तो इसमें पूछा गया है कि आपको अंकित मूल्य बताना है। तो मान लेते हैं कि उसका कितना था 100 रुपये, उसका क्या था CP था। अब उसका जो SP है वो कितना हो जा रहा है 25% लाभ मिलता है, तो 125 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर MP पूछा गया है तो MP मान लेते हैं X रुपये था, तब MP क्या हो जाता है X में 2 लगातार छूट दिया, तो लगातार छूट कितना कितना दिया 20% और 6.25, तो ये क्या हो जाएगा 100 में 20 घटा 80, तो 80/100 हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा।
और वैसे ही यहाँ पे 6.25 को अगर घटाए तो कितना हो जाएगा 93.75, तो 93.75 अपॉन 100, इतना परसेंट 2 लगातार छूट दे दिया, और इतना छूट देने के बाद इसे कितना मिलेगा 125 रुपए मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 125 के बराबर में होगा। ठीक, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा और इसी को ही पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करने पे 20 चौक 80, 20 पंचे 100, इसको अगर कटाए तो ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4 पचीसम। ठीक, अब यहाँ पे 25 से कटाए, 25 तिया 75, यहाँ पे कितना बचा 93 में 75 गया तो 5 और 3 8 हो गया, और 10 18, 1875, 1875 में अगर हम लोग 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 में 187 में 175 घटा 5 7 5 12, 125 हुआ, 25 पंचे 125, 2 संख्या बाद दशमलव, 2 संख्या बाद दशमलव। ठीक, अब इसको नीचे ले आए तो यहाँ पे x का वैल्यू आपका आ गया 125 गुणा, यहाँ पे 5 बचे हैं तो ये 5 हो गया, बटे 3 7 5 और यहाँ पे दशमलव। ठीक, अब इसके बाद x को अगर निकाले तो ये क्या होगा 5 से कटाए, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 पंचे 25 हो गया। ठीक, अब ये 0.75 आया, यहाँ पे 0.75 को इसके इक्वल में लिखे तो 1 2 5 गुणा 100 बटे 7 5, 25 पंचे 125, 25 तिया 75, तो 500 बटे 3, तो यहाँ पे x का वैल्यू आया आपका 500 बटे 3। अब ये 500 बटे 3 आपका किसका वैल्यू आया है, MP का प्राइस आया है। आपको क्या निकालना था, ये CP से कितना अधिक है ये निकालना था, तो इसको कैसे निकालेंगे आप, x माइनस CP कर देंगे, तो ये क्या होगा 500 माइनस 100। ठीक, ये होगा 500 बटे 3 माइनस 100 होगा, तो ये 3 को इधर गुणा किए तो ये क्या हो जाएगा 200 बटे 3% अधिक है, तो 200 बटे 3% कितना निकालेंगे यहाँ पे गुणा 100, अधिक बटे किससे अधिक है वो निकालना है, और गुणा 100 करना है परसेंट के लिए, तो ये 100 आपस में कटेगा, 200 बटे 3% अधिक है, अर्थात 66 से ही 2 बटे 3% अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि 3 संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं, यदि उनमें किन्हीं 2 के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योग क्रमशः 197, 183 और 148 होगा। मान लेते हैं 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं, x, y और z है, तो 2 का योग करके इसका औसत निकाले और तीसरे में अगर जोड़े तो आपको ये तीनों संख्याएं प्राप्त होगी। कैसे में, x प्लस वाई बाई 2 किए ये औसत निकला, और इसमें अगर z को जोड़े तो ये आपका वैल्यू कितना आ रहा है 197 आ रहा है। ठीक, वैसे ही एक और दिया है कि y प्लस z किए और इसका बटे 2, और इसमें अगर हम लोग x को जोड़ दें तो आपको मिलेगा 183 मिलेगा, और एक और मिलेगा कि x प्लस जेड बाई 2 करें और इसमें y को ऐड करें तो आपको मिलेगा 148। अब आपको ये तीनों समीकरण मिल गए। इन तीनों समीकरण को आप सॉल्व करके यहाँ पे आपको निकालना क्या है, x प्लस जेड बाई 2, इसका वैल्यू आपको निकालना है, या फिर इसमें बोल सकते हैं कि जो सबसे छोटी संख्या रहेगी और सबसे बड़ी संख्या रहेगी उन दोनों का औसत आपको निकालना है। हमें पता नहीं है कि कौन सी सबसे छोटी है कौन सी सबसे बड़ी है, तो मान लेते हैं x और z है ऐसे करके, तो पहले संख्या निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग को निकालेंगे। तो क्या कर सकते हैं इसमें कि तीनों को अगर हम लोग जोड़ दें, तीनों समीकरण को, तो यहाँ पे अंश इसका जो हर है वो तीनों इक्वल है, तो ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये क्या होगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, और इसके बटे में 2 आ जाएगा, और इसके प्लस में x प्लस वाई प्लस जेड, ये होगा कौन कौन सा, ये तीनों आपस में जुड़ेगा। ठीक, और इधर अगर हम लोग जोड़े तो ये कितना आ रहा है 7 8 7 15, 15 3 18 की 8 हासिल आई 1, 9 दूनी 18 4 22 की 2 हासिल आई 2, और ये 3 2 5, तो 528 आ रहा है, तो इसके इक्वल में क्या आ जाएगा 528, ये आया। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये 2 कॉमन निकाले, 2 से 2 कट जाएगा, एक्स वाई जेड, तो 2 फिर से कॉमन निकलेगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड, और इसके इक्वल में 528, तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसका वैल्यू आपका आ गया कितना 250 और 14, तो ये हो जाएगा 264, ये आपका आंसर आया। ठीक, अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू मिल गया, हमें क्या चाहिए कि जो संख्या उसको निकाल लेते हैं,
तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कोई भी एक समीकरण को आप सॉल्व कर दीजिए, तो इसका वैल्यू आ रहा है x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल में आ जा रहा है 19 दूनी 38, 7 दूनी 14, 394 ये आ रहा है। अब यहाँ पे ये 2z को z और z लिख सकते हैं, तो x y z प्लस z और यहाँ पे 394, तो x प्लस वाई प्लस z इक्वल 394 है। ठीक, ये इस समीकरण से प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे x y z का वैल्यू अगर मैं यहाँ से उठा के रख दूं तो ये 264 यहाँ पे आएगा, तो z का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा। ठीक, तो z का वैल्यू क्या आएगा 394 और 264, ये दोनों को आपस में घटा दीजिए, तो z का वैल्यू मिला आपको 031, तो 130 आपको z का वैल्यू मिला। अब z का वैल्यू 130 मिल गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि किसी और समीकरण को रखते हैं। तो मान लेते हैं दूसरे समीकरण को रखें, तो दूसरे समीकरण में रखने पे x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे 2x मिले रहेगा। दूसरे समीकरण में ये 2 का गुणा इसमें होगा तो 2x मिला और इक्वल में 183 है, तो इक्वल में 183 हो गया। ठीक, और इसके गुणा में 2 होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ये जो नीचे वाला 2 है वो इधर पक्षांतर होगा। अब इसके बाद यहाँ पे x y z को रखें तो ये 2 ये वाला x आपका आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा आपका 264, तो 264 इक्वल में ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 3 दूनी 6, 366 और इसमें इसको घटा दिए तो x इक्वल में -264, तो 6 में 4 गया 2, 6 में 6 गया 0 और इसमें 3 में 2 गया 1, तो x का वैल्यू आया 102। अब ये दोनों आपको मिल गया, तो 102 और z का वैल्यू 130 किसी भी समीकरण में रखो आपको y मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, मान लेते हैं तीसरे समीकरण में रखे तो 130 और 102 कितना हो गया 232 बटे 2 धन y बराबर 148 ये हुआ। अब इसको अगर भाग दिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 धन y बराबर 148, तो y का वैल्यू निकला, इसमें अगर घटाए तो 16 दूनी 32, ये 32 आपका y का वैल्यू निकला। अब यहाँ पे x y z तीनों के वैल्यू निकल गए, कितने कितने निकले, इसका वैल्यू निकला है 32, इसका निकला है 102 और इसका निकला है 130। सबसे छोटा और सबसे बड़ा y और z, इन दोनों का योग करके आपको बटे 2 करना है, औसत निकालना है और यही आपको पूछा गया है। तो 32 और 130 162 हो गया, 162 बटे 2 अर्थात 80 और 1 81 आपका आंसर होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि रॉबर्ट नियमित काम को प्रति घंटे 67 रुपए और ओवरटाइम काम को प्रति घंटे 134 रुपए मिलते हैं। वह कुल मिलाकर 188 घंटे काम करता है और ओवरटाइम से उसकी आय नियमित काम से उसकी आय का 35% होता है। तो इसमें बोला है कि रॉबर्ट नाम का एक इंसान है जो टोटल कितना 188 आवर काम करता है, इसमें से कुछ समय वो क्या करता है नियमित काम करता है और कुछ समय ओवरटाइम। तो मान लेते हैं कि नियमित वो x करता है, ओवरटाइम कितना हो जाएगा 188 माइनस x हो जाएगा, इतने घंटे काम करेगा। अब बोला है कि इसके लिए जो नियमित काम है उसके लिए वो क्या करता है 67 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से लेता है और इसके लिए कितना लेता है 134, तो 134। ठीक, अब बोला गया है कि जब वो नियमित काम करता है तो जितना भी आय कमाता है तो कैसे निकालेंगे, 1 घंटे का 67 तो x घंटे का, दोनों का आपस में गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 67x निकल गया। तो इसमें जितना भी आय निकला 67x आय निकला। ये जो 67 आय है वो इस जो आय रहेगा किसमें ओवर टाइम में, तो ओवर टाइम का आय कैसे निकालेंगे 188 माइनस x और इसके इनटू में हो जाएगा 134 और ये जो आय निकला वो इस आय का 35% है। तो इसका हम लोग अगर 35% निकाले तो इसके बराबर होगा, इस टाइप से बोला गया है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 सुनम और 7 से अगर कटाए इसको गुणा करें तो 7 सत्ते 49 की 9 हासिल आई 4, 7 छक्का 42 और 4 46, 469/20 इंटू एक्स इक्वल में आ गया आपका 134 इंटू 188 और माइनस 134x ये हुआ। अब उसके बाद x वाले पद को एक साइड रखें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 469/20 और इसके इंटू में x
प्लस में आ जाएगा आपका 134x और इक्वल में आ गया कितना 134 इंटू 188 अपॉन कितना है 1 है। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करें तो x कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या आएगा 20 एलसीएम आया, 20 का गुणा इसमें तो 469 ये हुआ और प्लस में 13 दूनी 26 4 दूनी 8 268 और ये 0। ठीक, और इसके इंटू में आ जाएगा x इक्वल में आएगा 134 इंटू 188। इसके बाद इसको सॉल्व करने पे आपको ये वाला एक समीकरण मिलेगा x इंटू 3149 अपॉन 20 और 25192 ये आपके इक्वल में रहेगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करें तो ये आपका नीचे जाएगा, ये आपका ऊपर जाएगा, तो ये x का वैल्यू कितना आ जा रहा है 25192 इंटू 20 अपॉन 3149। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बटे में 3149 है, इसका इकाई अंक 9 है, इसका इकाई अंक 2 है, तो इसमें अगर हम लोग अंदाजा लगाए तो आपका देख सकते हैं कि 9 अट्ठे 72 होता है, 72 में इकाई अंक 2 रहता है, तो यहाँ पे हम लोग एक अंदाजा मार सकते हैं कि 8 बार में ये भाग जा रहा है, तो इसको अगर कटाए तो ये 8 बार में आपका घटेगा और 8 दूनी 16, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया 160, ये आपका x का वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे पूछा क्या है कि ओवर टाइम में कितना काम किया, ओवर टाइम में 188 माइनस x का वैल्यू 160 आया है, तो यहाँ पे 188 में 160 घटाए कितना आएगा 28, तो ये 28 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन कितना है आपका, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन था कि आमतौर पर उड़ान ए 4800 किलोमीटर की दूरी तय करने में उड़ान बी से 1 घंटे का अधिक समय लेता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए के लिए अगर देखें और बी के लिए देखें, उड़ान ए और उड़ान बी, तो यहाँ पे 4800 किलोमीटर की दूरी को किसमें ए की चाल से अगर चले तब यहाँ पे ये क्या निकलेगा, दूरी बटा चाल बराबर समय निकलेगा, और यहाँ पे 4800 किलोमीटर की दूरी को बी की चाल से चलने पे जितना समय लगा, ये दोनों समय में आपको संबंध बताया है कि ये वाला जो है वो उससे 1 घंटे अधिक का समय ए लेता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका 1 घंटा अधिक समय लूँ तो ये बी का समय निकला, बी के समय में 1 घंटा अधिक अर्थात 1 घंटा अधिक कर लिया। अब इसके बाद इतना समय लेता है तो आपस में दोनों के समय इक्वल हो जाते हैं। वहीं पे दूसरा कंडीशन आपको दिया है कि कुछ तकनीकी खराबी आ जाता है जिससे ये जो बी की चाल है वो 1/4 घट जाती है, सॉरी 1/5 घट जाती है। तो क्या करेंगे कि एक चाल से मान लो चल रहा है तो 1/5 घटा, तो 1/5 अगर घटाए तो ये क्या होगा 4/5 स्पीड से चलेगा अपनी, तो 4/5 का आप गुणा करेंगे तो ये क्या होगा कि बी की चाल में आपका 4/5 की चाल से चला तो कितना दूरी तय करेगा 4800। इतने दूरी को तय करने में जितना समय ले रहा है वो समय किसके बराबर होगा, तो ये 4800 चाल में इतनी दूरी को ए की चाल से चला और इसको तय करने में जितना समय लगा उससे 15 मिनट अधिक समय बी लेता है, तो ये 15 मिनट अधिक लेगा। चूंकि ये मिनट में है, सभी चीजें घंटे में है, इस कारण से इसको क्या करेंगे 60 से भाग, तो ये घंटे में चेंज हो गया। अब इसके बाद इसको अगर हम लोग देखें तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों इक्वल समय ले रहे हैं, मतलब 15 मिनट अधिक समय ले रहे हैं, ऐसे करके बोला गया है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे आपको समीकरण 1 मिल गया, ये आपका समीकरण 2 मिल गया। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ए का चाल आपको पूछा गया है तो बी के चाल को निकालते हैं इसको और उसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, तब आपको ए का चाल मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ए की ही चाल चाहिए। हम लोग दोनों निकाल सकते हैं लेकिन ए का चाल ज़्यादा निकालेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर निकाले तो ये 48/b, इसको निकाले तो ये एक इधर पक्षांतर होगा। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो 4800/a प्लस 1/5 इक्वल 1/4 होगा, 15 एकम 15 चौक 60, और ये 4800 अपॉन ये क्या हो जाएगा b है, तो इसका वैल्यू अगर हम लोग निकाले तो ये क्या होगा a-1 होगा, तो 4800 अपॉन a-1 और इसके गुणा में आपका आ जाएगा ये 5/4 पलटेगा बटा, तो ये हो जाएगा 5/4। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये 5/4 का गुणा इसमें, उसके बाद इसको पक्षांतर, तो 4800 अपॉन a माइनस 4800 अपॉन a इंटू 5/4 इक्वल में आ जाएगा, यहाँ पे -1 पहले से है, ये वाला इधर आएगा तो -1/4। ठीक,
अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या होगा, यहाँ पे 5/4 का भी गुणा होगा, ठीक है, ये 5/4 का इसमें गुणा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 4800 अपॉन a को कॉमन निकाल देते हैं तो इसमें ये वाला घट जाएगा 1 - 5/4, तो ये 1/4 आया, ठीक। 4800 अपॉन a इसके इंटू में, और इसके इक्वल में क्या हो जाएगा आपका ये -1/4, और इसको गुणा करें तो ये 4 और 5 4 -6/4 ये आया, माइनस से माइनस कटा, 4 से 4 कटा, a का वैल्यू आया 4800/6, तो a का वैल्यू आया 6 एकम 6 अट्ठे 800, तो 800 किलोमीटर प्रति घंटा a का वैल्यू आया, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये था कि एक ठोस घन का किनारा 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक घन बनाया हूँ, इसमें ये जो किनारा है a उसका वैल्यू दिया है कि 6 सेंटीमीटर है, ठीक। अब इसके बाद बोला गया है कि इसे 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, और इसे किस टाइप से बांटा जाता है कि ये जो शीर्ष वाला फलक है, सामने वाला फलक, उसको जो विकर्ण बनेगा उस विकर्ण के हिसाब से काटा जाएगा, ठीक। तो इसमें एक आकृति प्राप्त होगी, किस टाइप से, ये वाला एक त्रिभुज बनेगा, ठीक, और यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा लास्ट वाले शीर्ष से, और इन दोनों को आपस में मिलाओगे आप, और उसके बाद इन दोनों को, तो एक पिरामिड टाइप से बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं, ठीक। और इस प्रिज्म टाइप से एक आकृति बनेगी, और इस प्रिज्म का आपको क्या बोला है कि कुल सतही क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो कुल सतही क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे कि ये वाला जो क्षेत्रफल रहेगा वो, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला जो आयत बनेगा उसका, और ये वाले आयत का, आपको सभी का आयत का मतलब जो क्षेत्रफल रहेगा उसको योग कर देना है। तो इस टाइप से इस वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें एक प्रिज्म जो बनेगा उसमें 3 फलक रहेंगे आपके, एक त्रिभुज वाला रहेगा, मतलब 2 साइड से त्रिभुज रहेगा, 2 साइड से आपका आयत रहेगा, और नीचे वाला जो बेस रहेगा वो आपका वर्ग रहेगा, ठीक, ये वर्ग वाला क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल जुड़ेगा, 2 आयत का और 1 वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पे तीनों को अगर मैं लिखूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है आपका a रहेगा, तो ये आपका a हो गया, और ऊंचाई a/2 है, तो a/2 ये हो गया ऊंचाई। अब इसके बाद इसका अगर हम लोग मान निकालें तो इन सभी को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 के गुणा में आपका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा, ठीक, 2 गुणा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 2 गुणा आपका क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, और 1 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल। तीनों को अगर जोड़ दे तो ये होगा 2 से 2 कटा, a गुणा a² प्लस a गुणा a² और यहाँ पे 2 से ये √2 कटा, तो √2 का a², और यहाँ पे क्या हो जाएगा a²। तीनों का आपका क्षेत्रफल, इसी को आपको निकालना है, ये वाले चीज का आपको वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसके साथ ही, तो इसके साथ दिया है क्वेश्चन में कि इसका जो आपको a का वैल्यू दिया है वो 6 दिया गया है। तो यहाँ पे a का वैल्यू 6 रख देते हैं, चूंकि प्रत्येक भुजा a है तो 6 रखें, तो ये क्या हो जाएगा 36/2 धन √2 गुणा 36 धन 36 इक्वल में क्या आ जाएगा, 36 को अगर मैं कॉमन निकालूं तो ये क्या होगा 1/2 धन √2 धन ये 1, ठीक। तो ये 3/2 के साथ में गुणा होगा, तो 36 दूनी 72, 36 तिया 6 तिया 18 और 3 तिया 9, 108/2 धन ये हो जाएगा कितना 36√2। अब इसको अगर कटाए तो 5 4 धन ये हो जाएगा 36√2, ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये था कि 42 सेंटीमीटर ऊंचाई की 9 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु को, अगर यहाँ पे शंकु को बेलन में बदल रहा है तो क्या करेंगे कि दोनों का आयतन सेम होगा। तो यहाँ पे आयतन निकाल लेते हैं शंकु का। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, ये शंकु का आयतन होता है। यहाँ पे r का वैल्यू दिया गया है आपको, कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, h का वैल्यू दिया गया है आपको 42 सेंटीमीटर। तो इसको अगर रखें तो 1/3 22/7 और गुणा में 9 गुणा 9 गुणा 42। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं 7 छक्का 42, 3 एकम 3 दूनी, अब इसको अगर गुणा कर दें तो ये 44 गुणा 81। अब 44 गुणा 81 करें तो
तो 4 एकम 4, 8 चौक 32 और 4 एकम 4 36 और हासिल है 3, 8 चौक 32, 33 34 35, तो ये 3564, ये आपका आया 3564। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3564। ये 3564 क्या आया आपका? शंकु का आयतन आया। अब बोला गया है कि इसको पिघला करके 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक क्या बनाया गया है? बेलन बनाया गया है। तो बेलन का आयतन हम लोग जानते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई करेंगे तो आपको बेलन का आयतन मिलेगा। तो आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या बोला है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये आपका बेलन हो जाएगा, बेलन का आयतन। इस आयतन का आपको बनाया गया है, तो ये क्या होगा? 22/7 गुणा त्रिज्या कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणा 7 गुणा ऊंचाई कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर, तो ये 18 हो गया। 7 से 7 कटा, 18 सत्ते 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7 5 12, 126 गुणा 22, तो 22 छक्का कितना हो जाएगा? 132, तो 132 की हासिल आई 13 हो गया। 22 दूनी 44, 44 और 3 47, 10 57 की 7 हासिल आई 5, 22 एकम 22 5 27, तो ये 2772 इतना हो गया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितने आयतन का आपको क्या हुआ? हानि हुआ, ये पूछा गया है। तो कितना अंतर है यहाँ पे अगर निकाले तो 2 7 7 2, इसमें अंतर देख लेते हैं। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका 9, हासिल आई 1, 8 7 15 होता है, तो ये हो जाएगा 7, हासिल आई 1, 792 इसका आपको घाटा हुआ है और ये प्रतिशत में पूछा गया है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? 792 किसके सापेक्ष में? 3564 के सापेक्ष में, तो 3564 इंटू क्या हो जाएगा? 100, ये आपका हानि का परसेंट निकल जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या होगा आपका? 22.22%, इसके आसपास आपका आ रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये था कि 9400 रुपए की राशि ABC में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि 9400 3 भाग में बांटा जाएगा A, B और C में, कि A, B और C, A को B से 600 रुपये अधिक और C को A से 700 रुपये अधिक। अर्थात यहाँ पे अगर मैं B ले लूँ तो यहाँ पे A का जो वैल्यू रहेगा वो B से कितना हो जाएगा? 600 रुपये अधिक, और ये जो C रहेगा उसको A से 700 अधिक, मतलब इसका A का जो वैल्यू है उससे 700 अधिक, तो ये B प्लस 600 हो गया, उससे 700 अधिक रुपए, ये हुआ। अब ये तीनों वैल्यू प्राप्त होते हैं तो आपको बताना है कि इसमें किसका A का हिस्सा बताना है, तो इस वाले हिस्से को आपको बताना है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 3B धन 6 दूनी 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा? 1900, 1900 बराबर ये क्या हो जाएगा? 9400, तो ये 3B का वैल्यू आ जाएगा कितना? 500 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 7500, तो B का वैल्यू आया कितना? 2500। तो आपको बताना है कि A का वैल्यू, तो 25 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 31, तो B का वैल्यू आ जाएगा 3100 रुपये, तो ये आपका आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि A, B और C को 31 से भाग देते हैं, तो A, B और C तीनों को अगर 31 से भाग दें तो कितना कितना शेषफल देगा ये? कि 8, 17 और 23, 8, 17 और 23 ये 3 शेषफल देंगे। तो इसमें अगर पूछा जाए कि क्या पूछा है? 3A, 2B और 5C, ये तीनों का जो योग रहेगा उसको अगर हम लोग 31 से डिवाइड करें तो कितना शेषफल देगा, ये पूछा है। तो इसको कैसे बनाते हैं? ये शेषफल को यहाँ पे रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 8 तिया 24, ये 17 दूनी 34 और ये 23 पंचे, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 115। तीनों का योग को आपको 31 से डिवाइड करना है। अब इसको अगर योग करें तो ये क्या हो जाएगा? 24 और 34 कितना हो गया? 3 2 5, 4 दूनी 8, कितना हुआ? 58 और 115, और दोनों के योग को कितना? 31 से डिवाइड करना है। फिर से योग किए तो ये क्या होगा? 8 5 13 की 3, हासिल आई 1, 5 1 6 1 7, और ये कितना हो जाएगा? 173/31, 3 पंचे 15 होता है और 3 छक्का 18, तो 5 बार में जाएगा, तो 31 पंचे कितना होगा? 155। इसको 173 में घटा दीजिए तो क्या होगा आपका आंसर? ये 8 हुआ और ये हो जाएगा 1, तो 18 आपका शेषफल बच रहा है, तो ये आपका आंसर आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि एक नाव कुल 1.8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर और धारा की दिशा में 10.5 किलोमीटर जा सकती है। इसका मतलब ये है
कि धारा के विपरीत में अगर चाल देखें तो क्या होता है, x माइनस वाई होता है, धारा के साथ x धन वाई होता है। इस चाल से अगर चले तो उसे कितना 7 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो 7 किलोमीटर धारा के विपरीत जितना समय लगा वो, और इसमें आप क्या करेंगे कि 10.5 किलोमीटर धारा के साथ, ये दोनों का समय का योग आपको दिया गया है कि 1.8 घंटा, तो 1.8 घंटा हम लोग रख लेते हैं। तो ये आपका एक समीकरण बना। वैसे ही क्या बोला गया है कि यह 1 घंटे में कुल धारा की दिशा में 7 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 3.5, तो सेम क्या होगा, 3.5 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में और कितना 7 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा x धन y, ठीक। और ये कितना समय लेता है, 1 घंटे में, तो ये 1 घंटा हो गया। अब ये दो समीकरण आपको मिल गए। आपको क्या करना है कि इसमें आपको धारा के विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर, अर्थात 14 किलोमीटर को धारा के विपरीत दिशा में जाने में कितना समय लगेगा, इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग क्या करते हैं कि 1/x माइनस वाई इसका वैल्यू ले लेते हैं a, और 1/x प्लस वाई इसका वैल्यू ले लेते हैं b, ठीक। अभी इसको गणना करने की दृष्टि से, आसान करने की दृष्टि से ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 7a प्लस 10.5b इक्वल 1.8 हो जाएगा ये, ठीक। और इसके बाद इसमें आ जाएगा 3.5a प्लस 7b इक्वल 1, ये हुआ। अब इसको अगर सॉल्व करें तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70 अर्थात 7a मिल जाएगा। तो 2 का गुणा किए तो ये हो जाएगा 7a धन 14b बराबर 2, ये हुआ। अब इसमें ये वाले समीकरण में इसको घटा देते हैं, तो ये क्या होगा कि 7a से 7a घटा, 14 में से 10.5 घटेगा तो कितना बचेगा, 3.5b बचा, और इसमें 2 में से 1.8 घटा 0.2 बचा। पॉइंट को इधर ले आए तो ये क्या होगा, 35b बराबर 2, तो b का वैल्यू आ गया आपका 2/35। इतने की चाल से क्या कर रहा है, b चला रहा है, मतलब कि 1/x धन y, इसका वैल्यू आया 2/35। अब इसके बाद अगर a का वैल्यू निकाले तो यहाँ पे हम लोग रख के निकाल सकते हैं। मान लेते हैं इसमें हम लोग रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 पंचे और 2/5 आएगा, तो ये क्या होगा 3.5 a धन ये 2 क्या होगा 7, ठीक। 7 गुणा 2/35 बराबर 1, ये हुआ। अब ये 3.5 a धन 7 एकम 7 पंचे 2/5, इसको इधर पक्षांतर किए तो ये क्या हो जाएगा 3/5 इक्वल में आ जाएगा। ये वाला नीचे पक्षांतर हुआ तो a का वैल्यू आया 3/5 पंचे 25 और 5 तिया 15 16 17 17.5, या फिर इसको लिख सकते हैं a बराबर 30/175, इसको आप कटा सकते हैं। तो ये a का वैल्यू और b का वैल्यू निकला, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा है कि आपको इसको बताना है, ये 14 और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका x माइनस वाई a माने हैं तो ये a है, 14a का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे a का वैल्यू निकल गया, 14a का वैल्यू आप ज्ञात कर लीजिए। तो 14a का वैल्यू आ जाएगा 14 गुणा 30/175, इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो आपको इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 2.4 किलोमीटर, ठीक, 2.4 घंटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4 घंटा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, गायों और कबूतरों के एक निश्चित समूह में पैरों की कुल संख्या सिरों की संख्या से 2 गुने से 28 अधिक है। यहाँ पे गाय और कबूतर दिए हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि गाय है और क्या है, कबूतर है, ठीक। तो कबूतर और गाय में कितने कितने पैर होते हैं, इसमें 4 पैर होते हैं, इसमें 2 पैर होते हैं। अब इसमें बोला गया है कि जो दोनों निश्चित समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 2 गुने से 28 अधिक है। सिर की संख्या 1 और सिर की संख्या 1, इसका मान लेते हैं कि इसमें x गाय है, इसमें y गाय है। तो इसके जो सिर की संख्या होगी वो कैसे हो जाएगी, 1 गुणा x 1 गुणा y, तो क्या मिल जाएगा, x धन y मिलेगा सिर की संख्या। और अगर पैर की संख्या देखें तो x गुणा 4 y गुणा 2, तो ये 4x धन 2y, ये क्या हो गया, पैर की संख्या हो गया। तो सिर की संख्या के 2 गुने से 28 अधिक,
तो इसके 2 गुने से 28 अधिक है, तब क्या होगा 4x धन 2y ये होगा। अब इसको अगर सॉल्व करें, ये वाला समीकरण आपको मिल गया, तो यहाँ पे x अनुपात y आपको निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका 2x धन 2y धन 28 बराबर 4x धन 2y। 2y से 2y आपका कट जाएगा, ये 2x में ये क्या हो गया 2x निकलेगा और इधर 28 निकलेगा। ठीक है, तो ये x का वैल्यू आया कितना 14। तो x का वैल्यू अगर 14 आया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये भी 14 होगा। तो ये 14 और ये 14। ठीक है, तो दोनों कितने 14 की संख्या में है। तो ये थे आपके जो गणित के क्वेश्चन आए हैं जो इस पेपर में आए थे, ACF के पेपर में, इन सभी के सटीक और एकदम करेक्ट आंसर। और जो क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया हूं उन सभी को क्वेश्चन के आंसर मैं आपको कुछ देर में दे दूंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसे ही सभी जो पेपर होंगे उन सभी के सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके साथ ही मैंने मंडी निरीक्षक में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे थे उसके भी सॉल्यूशन आपको दिए हैं, और अभी मैं उसके भी जो मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे उसके सॉल्यूशन ला के दूंगा आपको। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब चलते हैं, आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं।